નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. આજ રોજ વડોદરા શહેરમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેરા અને તેમની સાથે ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા વડોદરાની મુલાકાતે છે. આજ રોજ આંદોલન પણ થવા જઈ રહ્યું છે. ધરનાનો જે કાર્યક્રમ છે તે પૂર્વે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે આ પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી. રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા વડોદરાના મહેમાન બન્યા હતા અને તેઓ દ્વારા ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે. કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેમાં લખીમપુરના ખેડૂતો સાથે દુર્વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે. ભાજપનું કહી શકાય કે શાસન ખૂબ જ ખરાબ છે તેવું તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. સાથે જ સરકાર જે હાલની છે તેઓ દ્વારા વિવાદ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેવું રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. મીડિયાને સંબોધનમાં તેઓ દ્વારા આકરા પ્રહાર હાલની ભાજપની સરકાર પર કરવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતોને લઈને પણ તેમણે જણાવ્યું છે કે ઘણા ખેડૂતોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. ખેડૂતોને અત્યાર સુધી કહી શકાય કે તેમની જે માંગ છે તેને લઈને સરકાર દ્વારા કોઈ પણ અત્યારે કામગીરી કરવામાં આવી નથી અને લોકો અત્યારે બેહાલ બન્યા છે તેવા આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા. जो प्रेस वार्ता का मेरा मुद्दा है उस पर आने से पहले जो कल लखीमपुर खीरी में खेडूत हमारे किसान मार दिए गए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पुत्र द्वारा उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि हम सब की ओर से, अमित भाई चावड़ा की ओर से, हम सब जो कांग्रेस परिवार है उनकी ओर से उस पर भी चर्चा होती रहेगी. लेकिन अभी जो जिस मुद्दे पर मैं यहाँ आया हूँ वो हम सबके रोजगार से जुड़ा हुआ, इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है. पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं. ये आंकड़ा हमें और आपको दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना चाहिए. बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है. 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए. उसमें छोटे व्यापारी, छोटी दुकानें, लघु एवं मध्यम दर्जे के जो व्यापार हैं वो बंद हो जाना. और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ. अमेज़ॉन कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने ये आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेज़ॉन कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को. तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, जो नए बेरोजगार हुए हैं पिछले एक साल में, छोटे व्यापारियों की बात करता हूं, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेज़ॉन से सीधा सीधा रिश्ता है. और जब अमेज़ॉन के अपने लोग यह आरोप लगाते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन हैं यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं. लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो और जनता के सामने, उन करोड़ों दुकानदारों के सामने जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनके सामने ये नाम आने चाहिए कि आपके गुनाहगार कौन हैं. अमेज़ॉन तो विदेशी कंपनी है. वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार है. भाई कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं. और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले, ये सुन लें, जो यहां अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहां के रोजगार को, यहां के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में ले. देश यह जानना चाहता है कि ये 8,546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी. ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए, पिछले 7 साल से सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. मनमोहन सिंह जी के वक्त अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, दौड़ रही थी. यह आए, नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था की को पटरी से उतारा. फिर जीएसटी, जिस तरह से आप सब जानते हैं, वाकिफ हैं किस तरह से जीएसटी लागू की गई.
अब वो रेल पटरी पर भी नहीं है, पटरी भी उखाड़ दी गई है। ये इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ किया। और फिर जब ऐसे आरोप अमेज़ॉन कंपनी के भीतर से लगते हैं कि जो उन्होंने 45,000 करोड़ कमाया हिंदुस्तान में, उसका 20% रिश्वत में दे दिया। किसको दी वो रिश्वत? ये इस देश का व्यापारी जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जानना चाहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी ये गैर कानूनी है और अमेरिका में जहां की ये कंपनी है वहां भी ये गैर कानूनी है। हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आपके सवाल बहुत हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछें और उसके बाद जो आप पूछना चाहें, आपका स्वागत है। विसल ब्लोअर, एक विसल ब्लोअर एक्ट भी होता है। भीतर से अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी आरोप लगा रहा है कि ये पैसा लीगल फीस के नाम पे दिया गया है। अमेज़ॉन कंपनी ने क्या किया, जब ये आरोप लगे तो उन्होंने एक वकील को तो छुट्टी पर भेज दिया और उन्होंने कहा हम भी आंतरिक जांच कर रहे हैं। तो जब तक इस बात की निष्पक्ष न्यायिक जांच हमारे देश में नहीं होगी, तब तक वो नाम सबके सामने नहीं आएंगे कि किसने लिए। भीतर से आवाज़ उठी है, हमने और आपने तो, किसी पत्रकार ने तो नहीं बोला, किसी नेता ने भी नहीं बोला। अगर कंपनी के अंदर के अधिकारी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो उसकी जांच बनती है, क्योंकि उसका नतीजा आपके सामने है। जिस तरह से व्यवसाय बंद हो रहे हैं, और ये वही FDI इन रिटेल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, अभी अमित भाई मुझे बता रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब किसी और ज़बान में बात करते थे। अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो FDI इन रिटेल ना केवल चल रहा है, जो कंपनी चला रही है वो आपके अपने सरकार में बैठे हुए, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को रिश्वत भी दे रही है और आप होने दे रहे हैं। आपकी नाक के नीचे ये कांड हो रहा है। अच्छा खेरा जी, जब भी ऐसे चुनाव आता है, कुछ भी होता है, तब ऐसे एक बड़ी रकम का एक शगुफा छोड़ दिया जाता है, फिर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, जैसे रफाल में हो रहा है। रफाल में आपने बोला कि इतने करोड़ का घपला हुआ, लेकिन आप नुकसान हुआ, उस सरकार ने जांच नहीं बैठाई। जिसको पैसा मिला वो जांच बैठा रहा है। फ्रांस को मिला ना रफेल में तो, और जिसका पैसा गया वो जांच नहीं बैठा रहा। ये अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो जिसको इसमें न्यायिक जांच बैठानी चाहिए, हमने क्या कहा था रफेल में कि JPC बैठाइए। JPC बैठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई ये सरकार। तो ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा, लेकिन गलत आदमी से पूछा। उनसे पूछिए जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह नहीं है कि बिना किसी सबूत के कोई नाम ले लें। इसीलिए हम चाहते हैं, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की हैसियत से हम ये मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, असली चेहरे बेनकाब हों। अमेरिका जांच बैठा सकता है, हिंदुस्तान नहीं बैठा सकता। 14 करोड़ रोजगार यहाँ गए, छोटे व्यापार यहाँ बंद हो रहे हों, जांच अमेरिका में बैठ रही है। 14 करोड़ में कोविड में कितने गए? यह भी आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। हमने पार्लियामेंट में भी यह सवाल रखा तो जवाब आया कि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो NDA जिसकी ये सरकार है, उसका फुल फॉर्म है नो डेटा अवेलेबल। उनको आंकड़े ही नहीं होते। कितने किसान मरे, बोले नो डेटा अवेलेबल। कितने बेरोजगार हुए, नो डेटा अवेलेबल। कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, नो डेटा अवेलेबल। तो अब आज के बाद NDA का आप ये अर्थ समझ लीजिएगा। लेकिन आपने तो निकाला होगा। देखिए, हमारे तो गैर सरकारी आंकड़े होंगे, आप भी भरोसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, मुझे मालूम है आप करेंगे, लेकिन आप जैसे कई लोग हैं नहीं करेंगे। तो आंकड़ों का काम सरकार को ईमानदारी से सामने रखने चाहिए। आज कोविड की ही बात ले लें, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आप रैंडम सर्वे करके पूछ लीजिए किस किस ने अपने परिवार या अपने मित्र को गंवाया है। आपको जवाब मिल जाएगा, आंकड़ा यहीं मिल जाएगा। लेकिन सरकार आपको आंकड़ा नहीं देगी। आज न्याय यात्रा हमारे अमित भाई चावड़ा और पूरी कांग्रेस कर रही है गुजरात में। पूछिए इनसे, कितना हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कितने लोग गए, कितने लोगों ने अपने लोगों को गंवा दिया। इस सरकार के चलते मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो होगा नहीं। लेकिन हाँ, हम संघर्ष करेंगे इन पर दबाव डालने के लिए कि आप जांच तो बैठाइए, कुछ तो करिए। अब आप देखिए, परमवीर सिंह मुंबई का पुलिस कमिश्नर, आज पढ़ते हैं कि रशिया भाग गए। कभी हुआ है ऐसा? 56 इंच की सरकार
कि नाक के नीचे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, परमवीर सिंह, नाम गिनते चले जाओगे भाग गए। तो ऐसी सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हो? अब उम्मीद तो गुजरात की जनता से है हम सबको। पिछले हफ्ते अमित भाई और मैंने अहमदाबाद में भी ये प्रेस वार्ता की। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 9 जून को 2021 को 25 टन ड्रग्स आए और पकड़े नहीं गए और देश भर में फैल गए। ये दोहरी मार होती है। हमारे नौजवान पीढ़ी को तबाह करने के लिए ये ड्रग्स भेजे जाते हैं हमारे पड़ोसी देशों द्वारा। ये कंधार के ही रास्ते से आए थे, पाकिस्तान का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। और दूसरी मार क्या होती है? वो ड्रग्स बेचकर जो पैसा अर्जित किया जाता है वो आतंकी गतिविधियों में हमारे ही देश के खिलाफ उपयोग होता है उस पैसे का। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स के तस्करों को ऐसा क्या लगाव है कि बार बार ड्रग्स इसी रास्ते से पूरे देश में फैल रहे हैं? आपने एक पकड़ लिया, वो भी कोई सुनियोजित तरीके से सब एजेंसीज ने मिलकर पकड़ा हो, ऐसा नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक का पद पिछले 18 महीने से खाली है। पूर्णकालिक महानिदेशक है ही नहीं। अगर सरकार गंभीर होती तो एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तुरंत बना दिया होता। क्यों नहीं बनाया? ये सवाल आपको सरकार से पूछने होंगे। अब आप एनसीबी को खुदरा पॉलिटिक्स में उपयोग करोगे कि साहब फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है, पकड़िए, जिसने गलत किया उसको पकड़िए। लेकिन जहां से ये खेप आई है उस पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है निर्णय लेने की। सबसे बात करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। कुछ लोगों को निर्णय पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। जैसा घर परिवार में होता है वो बात अपनी व्यक्त करने की उनको स्वतंत्रता है। यहाँ भी मैंने देखा था, हमारे गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के आंसू हमने भी देखे थे। तो ये कह देना, भारतीय जनता पार्टी जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं साहब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो भाई हम पूछते हैं, उत्तराखंड क्या बॉर्डर स्टेट नहीं है? 3-3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हो। क्या गुजरात बॉर्डर स्टेट नहीं है? पूरा कैबिनेट बदल देते हो। क्या अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टेट नहीं था? तो जब आप करते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है। जब हम करते हैं तो आप अजीब सी बातें करते हैं। बीजेपी में अगर कोई विरोध करता है तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा सकता, हमारे यहाँ जा सकता है। और ये सिद्धू में क्या मजबूरी है कांग्रेस की, इतना बर्दाश्त किए जा रहे हो आप लोग? क्यों, आपको क्या आपत्ति है सिद्धू जी? हमारे सब अलग अलग तरह के नेता हैं। हर परिवार में भी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है, कोई मीठी वाणी में बोलता है, कोई जल्दी नाराज़ हो जाता है, कोई बहुत धैर्य इनकी तरह बड़ा सब्र वाला होता है। तो अलग अलग तरह के लोगों को मिलकर ही एक संगठन बनता है। उसमें आप ये उम्मीद करो कि सब अमित भाई चावड़ा जैसे हों तो वो तो संभव नहीं है, या आप कहें कि सब प्रशांत भाई जैसे हों वो भी संभव नहीं है। सबकी अलग अलग नेचर होती है और उन सबको साथ लेकर चलना होता है। यही राजनीति का सबसे बड़ी चुनौती जिसको मैं मानता हूँ होती है। अच्छा पवन जी, शाहरुख खान के लड़के को गिरफ्तार किया गया है, क्या मानते हैं आप? कांग्रेस मानते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जब तक जांच नहीं होती इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं एक टिप्पणी ज़रूर करूंगा। पिछले 20 मिनट में लखीमपुर खीरी पे कोई सवाल नहीं आ रहा, शाहरुख खान पे सारे सवाल आ रहे हैं। कारण किसानों की समस्या, खेडूत की समस्या, आज ये लोग भी धरना कर रहे हैं हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी 4 बजे बरोड़ा। ये बहुत गंभीर है कि एक इतने बड़े तबके को, हिंदुस्तान के 60% हिंदुस्तान किसानी पर निर्भर करता है। 10 महीने से वो किसान हर तरह का मौसम उसकी मार झेलते हुए बैठे हों, उनका चरित्र हनन किया जा रहा हो, उनको देश विरोधी कहा जा रहा हो, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा हो, और अब उनको बैठने का भी अधिकार नहीं हो, उन पर एक एसयूवी से उनको रौंद के मार दिया जा रहा हो। तो मुझे लगता है इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि एक ऐसी सरकार बैठी है जो संवाद में विश्वास नहीं रखती, जो विवाद पैदा करती है। मैं बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी की।
मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मेरी अध्यक्ष पूर्णकालिक हैं या नहीं है? मेरी तो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, मेरे काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए, जनता को बिल्कुल समझ में आ रहा है फेलियर नहीं है। विपक्ष किसके माध्यम से बोलता है? विपक्ष की आवाज़ कौन जनता तक पहुंचाता है? आप लोग। आप लोगों पे हमारी एक निर्भरता है, और हमेशा विपक्ष में कोई भी हो, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होगी, वो भी आप ही पर निर्भर करेगी। कम से कम गुजरात का मीडिया मुझे बड़ा पसंद इसलिए है कि आप हमारी बात को मुखर तरीके से रखते हो, हमें आप ब्लॉक नहीं कर देते हो जैसे राष्ट्रीय मीडिया कई बार कर देता है। तो हमारी आवाज़ आप हैं। अगर आप कहेंगे हम फेल हुए तो हम दोनों फेल हुए। नहीं, आपको जो जमीन पे आंदोलन करना चाहिए वो न्याय यात्रा मैं आपको बता रहा हूँ कर रहे हैं। आज 4 बजे खेडूत का ये कहना बड़ा, आप सुबह 3:30 बजे मुझे बताइए, कल या आज सुबह 3:30 बजे विपक्ष का कौन सा नेता लखीमपुर खीरी के बॉर्डर पे खड़ा था? मुझे आप नाम बताइए। प्रियंका गांधी। फिर कहते हो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ नहीं है? मैं चाहता हूँ ये पूछना कि मीडिया कहाँ है। तो माफ़ करना दोस्त, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, फिर गलत आदमी से पूछ लिया। आपस में पूछिए कि हमारी बात बाहर तक क्यों नहीं जा पाती। हमारी बात पहुंचाने वाले आप लोग हैं। सर्वे सर्वा अगर लोकतंत्र में विपक्ष के लिए कोई है तो वो मीडिया है। भारतीय जनता पार्टीना शासનમાં આખા દેશમાં અંગ્રેજોને પણ શરમાવે એવી નીતિઓ સાથે શાસન ચાલી રહ્યું છે। જગતનો અન્નદાતા ખેડૂત કે જે મહેનત પરસેવાથી આપણા સૌનું પેટ ભરે છે, એ જ્યારે પોતાના હક અધિકાર માટે, પોતાના ન્યાય માટે છેલ્લા 1 વર્ષ જેટલા સમયથી સરકારના કાળા કાયદાઓ કે જે મુઠ્ઠીભર માનીતા ઉદ્યોગપતિઓને લાભ કરાવનારા છે, આ દેશમાં ફરી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું શાસન લાવવાવાળા છે, એ કાયદાઓનો વિરોધ કરવા માટે જ્યારે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોય, ઠંડી હોય, ગરમી હોય, વરસાદ હોય, ઘર પરિવારથી દૂર તમામ તકલીફો વચ્ચે લગભગ 700 કરતાં વધારે ખેડૂતો પોતાના જીવ ગુમાવીને પણ આ લડાઈ લડી રહ્યા હોય, એવા સંજોગોમાં નિષ્ઠુર સરકાર દ્વારા કોઈપણ જાતનો સંવાદ પ્રસ્થાપિત કરવાને બદલે કઈ રીતે લોકોનો અવાજ દબાવવામાં આવે, કઈ રીતે લોકો પર અત્યાચાર ગુજારીને આંદોલનને ખતમ કરવામાં આવે, એવા નીત નવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે। ગઈકાલે ખૂબ દુઃખ સાથે અને આક્રોશ સાથે કહેવું પડે કે લખીમપુર ખેરી ખાતે કેન્દ્ર સરકારના જ એક મંત્રીના પુત્ર દ્વારા આવા જ ખેડૂત આંદોલનકારીઓને બેગુના ખેડૂતો પર ગાડી દ્વારા એમને કૂચડી નાખવામાં આવ્યા અને લગભગ 4 કરતાં વધારે લોકોની હત્યા કરવામાં આવી। આનાથી બિલકુલ પણ શરમ અનુભવવાને બદલે, ગુનેગારો સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાને બદલે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો આ લોકશાહી પરંપરાને ખતમ કરી અને જાણે ફરી દેશમાં અંગ્રેજોની સરમુખત્યારશાહીનું શાસન હોય, અત્યાચારી સરકારના દર્શન કરાવતા હોય, એ રીતે પોલીસ અને પ્રશાસનનો દુરુપયોગ કરી અને કોંગ્રેસના नेताओने ત્યાં ઉત્તર પ્રદેશમાં જતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે। આપ સૌ જાણો છો કે હત્યાનો બનાવ બન્યો ને તાત્કાલિક એ પરિવારોને સાંત્વન આપવા માટે, તાત્કાલિક એ પરિવારો સાથે દુઃખમાં ભાગીદાર થવા માટે જ્યારે કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આદરણીય પ્રિયંકાજી અને અન્ય આગેવાનો ત્યાં મળવા જવા નીકળ્યા તો અડધી રાતે રસ્તા પર કોઈપણ જાતના વોરંટ વગર, કોઈપણ જાતની અન્ય કાગજી કાર્યવાહી વગર એમને ડિટેન કરવામાં આવ્યા ને અત્યાર સુધી એમને ડિટેન રાખવામાં આવ્યા છે। કોઈ અન્ય રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓને પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં કોઈ જગ્યાએ એન્ટ્રી નહીં, કોઈ અન્ય પાર્ટીના રાજકીય આગેવાનોને પણ કોઈ એન્ટ્રી નહીં। એનો મતલબ તમે શું છુપાવવા માગો છો? કોને બચાવવા માગો છો? એક મંત્રીનો પુત્ર સરેઆમ ખુલ્લેઆમ ખેડૂતોને કૂચલી નાખે, ખેડૂતોની હત્યા કરે અને તેમ છતાં પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય કે યોગી સરકાર એના બચાવમાં ઉતરે। એક બાજુ તમે કાળા કાયદાઓથી ખેડૂતોની આર્થિક બરબાદી કરવા માટેનું આખું ષડયંત્ર કર્યું, હવે એમનો અવાજ દબાવવા માટે ખેડૂતોની ખુલ્લેઆમ હત્યાઓ કરવાની શરૂઆત કરી।
ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ એનો કડા શબ્દોમાં વિરોધ કરે છે. સમગ્ર જે દુઃખદ ઘટના બની છે એમાં જે મૃત્યુ પામ્યા છે ખેડૂતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ અને આ ખેડૂતોના સમર્થનમાં આ હત્યારાઓને તાત્કાલિક કડકમાં કડક સજા થાય અને જે લોકશાહી ખતમ કરીને સરમુખત્યારશાહીનું શાસન હોય એ રીતે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવે છે, લોકોને ઉત્તર પ્રદેશ જતાં રોકવામાં આવે છે. એની સામે કોંગ્રેસ પક્ષ આજે ને આવતીકાલે સમગ્ર ગુજરાતમાં દરેક જિલ્લામાં ધરણા વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું અને સાથે સાથે સરકારને કહેવા પણ માગીએ છીએ કે મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપતિઓ માટેની દલાલી ખૂબ થઈ ચૂકી. મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપતિઓને લાભ કરાવવાના કાયદા કાનૂન ખૂબ બનાવ્યા, પણ તમે આ નીતિ લોકોને કચડવાની, લોકોના પર અત્યાચાર કરવાની, લોકોના સંવૈધાનિક અધિકારો ખતમ કરવાની જો કરશો તો આ દેશનો કોંગ્રેસનો કાર્યકર અને આ દેશનો એક એક વાસી ચૂપ નહીં બેસે અને આ ગાંધી સરદારનું ગુજરાત છે. આ જ ગુજરાતથી એની સામે અવાજ ઉઠાવવાની શરૂઆત કરીશું. કોઈને કે હેરાન પરેશાન કરવા કે કોઈને તકલીફ આપવા માટે આંદોલન નથી કરતા. આપણે સૌએ જોયું છે કે છેલ્લા 10 મહિના કરતાં વધારે સમયથી આખા દેશના ખેડૂતો પોતાના હક અધિકાર માટે 3 કાળા કાયદાની વિરુદ્ધમાં ખૂબ શાંતિપૂર્વક રીતે આંદોલન કરી રહ્યા છે, વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ સરકારમાં અનેક સમાજો દ્વારા વખતો વખત એમના સમાજોના પ્રશ્નોને લઈને રજૂઆતો થઈ છે, એના માટેના આંદોલનો પણ થયા છે. સરકારે વખતો વખત એના માટે બાંહેધરીઓ પણ આપી છે અને જ્યારે પોતાનો લાભ પૂરો થઈ જાય ત્યારે એ વચનોને બાંહેધરીઓ ભૂલી જવામાં આવે છે. એવા સંજોગોમાં આજે ગુજરાતમાં વિવિધ સમાજો અને એકલા સમાજો નહીં, સરકાર સાથે જોડાયેલા વિવિધ કર્મચારીઓના મંડળો પણ રોજબરોજ સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શનના આંદોલનો કરી રહ્યા છે, રજૂઆત કરી રહ્યા છે. આ સરકારને નથી ગુજરાતના કોઈ સમાજની ચિંતા, આ સરકારને નથી ગુજરાતના કોઈ સંગઠનની ચિંતા. આ સરકારને ફક્ત ને ફક્ત જો ચિંતા હોય તો એના મુઠ્ઠીભર 2-5 આગેવાનોની અને મુઠ્ઠીભર 2-5 એમના ઉદ્યોગપતિ મિત્રોની. એવા સંજોગોમાં પાટીદાર સમાજ હોય, ઠાકોર સમાજ હોય, આદિવાસી સમાજ હોય, દલિત સમાજ હોય કે લઘુમતી સમાજ હોય, આ બધા સમાજો છે, એમની અલગ અલગ માગણીઓ છે, એમના અલગ અલગ પેન્ડિંગ પ્રશ્નો છે, એને લઈને વારંવાર સરકારમાં રજૂઆત કરે છે. અને હું ચોક્કસ માનું છું કે આ સરકાર આ સમાજોની, આ વિવિધ સંગઠનોની માગણીઓ કે એમની લાગણીઓને નહીં સમજે તો આવનારા સમયમાં ફરી ગુજરાતમાં એક નવા નવનિર્માણની શરૂઆત થશે.